हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एडवोकेट आज आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ विल वसीयत से संबंधित नियम। अक्सर कोर्ट में अनुभव किया गया है कि विल जब कोर्ट में चैलेंज होती है तो उसको आसानी से वह व्यक्ति जो उस विल को चैलेंज करता है आसानी से गलत और फॉल्स डिक्लेयर करा लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विल में कुछ बेसिक कमियां रह जाती हैं। हालांकि ये जो विल डॉक्यूमेंट है इसको बनाना बहुत ईजी है। इसको आप घर पर बिना किसी टेक्निकल व्यक्ति की हेल्प के आप बना सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज इस विल से संबंधित होनी चाहिए। 1, 2, 3, come on! आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे नियम जो हमें जरूर नॉलेज में होने चाहिए, और अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, फॉलो करेंगे विल बनाते टाइम, तो निश्चित रूप से हम इससे लाभान्वित होंगे और चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि सामने वाला कोई कोई व्यक्ति यदि उसको चैलेंज करता है तो फिर उस विल को वो गलत, फॉल्स या इलीगल कोर्ट के अंदर डिक्लेयर करा पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि विल से संबंधित कानून दिया कहां गया है। यह कानून इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में दिया गया है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि विल बनाने के लिए एलिजिबल कौन व्यक्ति होता है। तो हर वह व्यक्ति जो साउंड माइंड है, यानी कि जिसकी मानसिक अवस्था बिल्कुल साउंड है, ठीक है, वह व्यक्ति विल बना सकता है। उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये एक साधारण नियम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या, कई बार हमारे सामने क्वेरी आती है कि क्या विल के लिए स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है क्लियर कट नो। विल के लिए किसी स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप सिंपल पेपर पर भी बना सकते हैं। दोस्तों, विल को बनाने का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। इसको कोशिश करनी चाहिए जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। अपनी भाषा में, आप जिस भी भाषा में आप एक्सपर्ट हैं उस भाषा में आपको विल बनानी चाहिए। विल के शुरुआत में आपको अपना नाम पता लिखना होता है। नाम पता लिखने के बाद आपको अच्छा होता है यदि आप अपनी मेंटल स्टेटस को वहाँ पे लिखें। आप लिखें कि आप साउंड माइंड हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है इस विल को बनाते टाइम। ऐसी बातों का आप शुरुआत में जिक्र कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप वहाँ पर डाल सकते हैं, यदि आपने इससे प्रीवियसली कोई विल बनाई हुई है तो आप उस विल, और यदि आप उस विल को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको इस विल में ये जिक्र करना चाहिए कि आपने उस तारीख को, फलाना तारीख को कोई विल बनाई थी जिसको आप इस विल के माध्यम से कैंसिल कर रहे हैं। और साथ में ये भी जिक्र करना चाहिए कि ये जो विल आप बना रहे हैं ये आपकी लास्ट एंड फाइनल विल है। दोस्तों, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति जो आपकी, जैसे जमीन, दुकान के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कि आपके शेयर्स हैं, म्यूचुअल बॉन्ड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड्स हैं, उसका भी बंटवारा आप कर सकते हैं। विल बनाने से पहले अच्छा होता है कि इन सब चीजों की आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बना करके आप यह चीज किस व्यक्ति के पास जानी है, इसका कैसे डिवीजन होना है, कैसे बंटवारा होना है, उन व्यक्तियों की भी लिस्ट बनाएं। ये जो लिस्ट आप बनाएं, यहाँ पे ध्यान रखें कि सरल हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोर्ट में हम ये अनुभव करते हैं कि विल की लैंग्वेज को भी मिस इंटरप्रेट करा जाता है। यानी कि जो चीजें लिखी गई हैं जिस व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाता है कि वह चीजें उस व्यक्ति के पास चली जाती हैं जिसके पास वह नहीं जानी चाहिए। तो इसमें जो कमी हो रह जाती है विल बनाने वाले की तरफ से, वो यह रह जाती है कि वो स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते कि ये विल के माध्यम से वो किस चीज को, किस व्यक्ति को देना चाहते थे। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उस समय बहुत ही आवश्यक है कि आप अपनी विल की लैंग्वेज को हमेशा सरल रखें। ये भी ध्यान रखें, कई बार हम टेक्निकल पर्सन्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी विल के अंदर में, तो टेक्निकल पर्सन्स उसके अंदर कुछ पुराना पैटर्न जो चला आ रहा है वैसी लैंग्वेज को डाल देते हैं। अब वैसी लैंग्वेज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज से विल की सिंप्लिसिटी खत्म होती है, उसकी सरलता खत्म होती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि विल की जो लैंग्वेज है उसको जितना हो सके अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखें, स्पष्ट तरीके से लिखें। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी किसी माइनर को देना चाहते हो तो माइनर को देने के लिए कस्टोडियन प्रॉपर्टी का जरूर अपॉइंट करें, और जिस व्यक्ति को आप एज ए कस्टोडियन अपॉइंट करोगे वह व्यक्ति आपके
विश्वास योग्य होना चाहिए, आपको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा विल के अंदर विटनेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कल को फ्यूचर में अगर कोई विल चैलेंज होती है तो विटनेस ही वह व्यक्ति होते हैं जो विल को आपकी एब्सेंस में, क्योंकि आपकी नेचुरल सी बात है जब विल को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा होगा तो आपकी डेथ हो चुकी होगी, तो विल के विटनेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिस भी व्यक्ति को आप विटनेस अपॉइंट करें वो विश्वास योग्य होने चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति को विटनेस अपॉइंट करते हैं जो विश्वास योग्य नहीं है, कल को वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी विल को साबित करना कोर्ट के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति को आप विटनेस अपॉइंट करते हैं उनका पूरा नाम लिखें, उनका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस लिखें और उनके फुल सिग्नेचर जरूर कराएं। दोस्तों अच्छा होगा कि विल अगर एक से ज्यादा पेज की है तो आप अपने सिग्नेचर हर एक पेज के बॉटम में जरूर करें। दोस्तों विल को रखने का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप बंटवारा करते हैं तो बहुत सी जिनके फेवर में बंटवारा जो मानते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं हुआ है, तो अगर यदि उनके हाथ लग जाती है तो उस डॉक्यूमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें फेर बदल करने की यानी कि उसके साथ फोर्जरी करने की भी कोशिश वो कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार आता है, क्या विल को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है? दोस्तों विल को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से विल की लीगल सेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ जाती है। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि कोर्ट के अनुभव के आधार पर हैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी ऐसी बातें जो कि लोग ज़्यादातर कोर्ट में पॉइंट, यानी कि ऐसे लोग जो विल को नहीं मानते वो कोर्ट में अगर यदि विल को चैलेंज करते हैं तो किस तरह के पॉइंट्स वो लेते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको इन एडवांस अपने विल में कवर करने चाहिए, ताकि कल को अगर वह व्यक्ति जो इस पे डिस्प्यूट करते हैं डिस्प्यूट करें तो उनके वो है पॉइंट कोर्ट में नहीं चलने चाहिए। तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स जो कोर्ट में लिए जाते हैं, उसमें पहला है कि विल बनाने वाला व्यक्ति अपनी साउंड पोजीशन, मानसिक स्थिति में, ठीक मानसिक स्थिति में नहीं था। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस दिन व्यक्ति की डेथ हुई है, यानी कि टेस्टेटर की जिसने विल बनाई है उसकी डेथ हुई है, यदि विल की डेट उसकी डेथ होने से कुछ दिन पहले की है तो निश्चित रूप से डेथ होने से पहले व्यक्ति ये माना जाता है कि वो कुछ टाइम बीमार रहा होगा। तो उस समय ऐसी पोजीशन होती है कि उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसके सिग्नेचर या अंगूठा थंब इंप्रेशन जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध भी लिए जा सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करने की जहां पे जो व्यक्ति विल को चैलेंज करता है वो इन चीज़ों का फायदा ना उठा पाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो जनरली ऐसे लोग लेते हैं कि विल जो है वो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, यानी कि व्यक्ति ने, जो व्यक्ति विल को पेश कर रहा है उसने वो विल झूठी बनाई है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी विल बनाएं जो देखने में वास्तविक लगे। यहाँ पे विटनेस का रोल भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि विटनेस अपनी बात को ठीक से कोर्ट में नहीं रख पाते। तो जो विल बना रहा है तो उसे अपने विटनेस, जो मैंने पहले ही बताया कि विटनेस का खास ध्यान रखना चाहिए। जो विश्वास योग्य व्यक्ति होते हैं सिर्फ उन्हीं को विटनेस बनाना चाहिए, ताकि कल को जो व्यक्ति इस विल को नहीं मानते हैं वो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड की प्ली लेकर के आपकी विल को गलत और इलीगल डिक्लेयर ना करा सकें। दोस्तों कई बार कोर्ट में ये प्ली ली जाती है कि विल बनाने वाले व्यक्ति को थ्रेटन दिया गया है, उसके साथ उसको इन्फ्लुएंस किया गया है या उसको प्रेशर डाल करके विल बनाई गई है। तो विल बनाने वाले व्यक्ति को ये खास ख्याल रखना चाहिए कि सर्कमस्टांसिस उसकी जाने अनजाने में ऐसी ना बन जाए कि कल को जो व्यक्ति उसको चैलेंज करना चाहता है कि उसके फेवरेबल सर्कमस्टांसिस कोर्ट के अंदर बने। तो इस बात का खास ख्याल विल बनाते हुए रखना चाहिए। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यदि विल नहीं बनाई है और कोई व्यक्ति ऐसे ही मर जाता है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे में हमारे देश में इंडियन सक्सेशन एक्ट के अलावा और भी कानून है, उसके अंदर हिंदू लॉज हैं, मोहम्मडन लॉज हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके लिए वैसे ही लॉज हैं और उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है।
दोस्तों कई बार ये देखा जाता है कि जब प्रॉपर्टी का बंटवारा विल के माध्यम से होता है तो एक पक्ष उस विल से सेटिस्फाइड होता है जबकि दूसरा पक्ष नहीं होता। अब मान लीजिए जो पक्ष सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन उसने कोई प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर रखी है जो कि पहले पक्ष की वो प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में पहला पक्ष क्या लीगल रेमेडी ले सकता है? तो ऐसे में जो दिल्ली के अंदर प्रोविजन है, हम लोग प्रोबेट केस डालते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है विल के माध्यम से होता है और उसमें कब्जा भी दिलाया जाता है। इसके अलावा अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सूट फॉर पोजेशन भी हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर विल के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल भी हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि फिक्स डिपॉजिट भी हैं, गोल्ड भी है, तो ऐसे में प्रोबेट केस डालना ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों बहुत बार ये परिस्थितियां हो सकती हैं कि विल को बनाने वाला व्यक्ति इस पोजीशन में नहीं है, या तो वो अनपढ़ है या वो समझ लीजिए बीमार है, साउंड माइंड है लेकिन फिजिकली वो बीमार है और वो विल को खुद लिख नहीं सकता, खुद अपने हाथ से बना नहीं सकता। तो ऐसे में किसी ड्राफ्टमैन की मदद ली जाती है। ये ड्राफ्टमैन जरूरी नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट, कोई भी अन्य व्यक्ति उस विल को उसके कहने, जो विल को बनाने वाला व्यक्ति उसके कहने के अनुसार लिख सकता है, बना सकता है। तो जरूरी होता है कि जो व्यक्ति उस विल को लिख रहा है तो उसे लास्ट में, विल के लास्ट में एज ए ड्राफ्टमैन अपना नाम पता जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर वह विल चैलेंज होती है कोर्ट के अंदर तो उसकी भूमिका, ड्राफ्टमैन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताए विल से संबंधित साधारण नियम। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। वह व्यक्ति जो विल को चैलेंज करते हैं, यदि आपने जो मैंने नियम बताए उनका पालन किया हुआ है, उन नियमों को ध्यान में रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ही वो व्यक्ति अपने जो भी गलत उद्देश्य हैं विल को चैलेंज करने के, उसमें वह सफल नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।